शत शत नमन करता हूं जम्मू कश्मीर के बहादुर निडर पुलिस के कांस्टेबल बशीर अहमद साहब को, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए उनकी शहादत हुई। मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। ऐसे ही सुरक्षा के जवानों के कारण देश के अंदर देश के नागरिक सुरक्षित हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का एजेंडा जीरो टॉलरेंस फ्रॉम टेररिज्म वो कामयाब होता है। रही बात आपकी, आपने कहा कि जम्मू और भावी सरकार, हमने अपने 25 संकल्पों में स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से आने नहीं देंगे। और इसी तरह का संकल्प नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया है कि वो 370 और 35 से लाना चाहते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर के भविष्य की सरकार इसलिए वचनबद्ध होगी कि ना जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कोई षड्यंत्र होने देंगे। जो अब्दुल्ला, मुफ्ती, गांधी, नेहरू कभी यहां पर स्वायत्तता की बात, ऑटोनॉमी की बात, 370-35 की बात, जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात, दिल्ली से शिष्टमंडल भेजने की बात, जो ये षड्यंत्र रचते रहे हैं वो आने नहीं देंगे। और मैं आपके इस पवित्र मंच से कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, 10 जन्म भी अब्दुल्ला और मुफ्ती पैदा हो जाएं, जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से नहीं आ सकती और नहीं आने देंगे। ये हमारी पहली वचनबद्धता। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि हमारी सोच क्या है। तो उसकी सोच के अंदर सबसे पहले देश की बेटी, जम्मू कश्मीर की बेटी को घर चलाने के लिए 2 गैस सिलेंडर, 18,000 रुपया मासिक वार्षिक उसको पेंशन दी जाएगी। और यही नहीं, वो आगे बढ़ सके, आत्मनिर्भर बन सके, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला स्कीम्स, अर्बन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, रूरल महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके लिए भी हम पैसा देंगे। और केवल पैसा नहीं देंगे, उसकी ब्याज का बहुत बड़ा हिस्सा स्टेट की सरकार भरेगी, ताकि यहां पर स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर आगे बढ़ सके और उसका नेतृत्व जम्मू कश्मीर की बेटियां करें। आपने पूछा होना क्या चाहिए। मेरी सरकार जब बनेगी 8 अक्टूबर के बाद, तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हाथ 5 लाख नई नौकरियां और रोजगार हम देंगे। और 5 लाख रोजगार हमारी कमिटमेंट है। और एक तरफ जम्मू कश्मीर में आज वो पार्टियां वोट मांग रही हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हाथ में पत्थर, AK-47, बम, डायनामाइट, हड़ताल, बम, यही चीजें दिखाई और यही चीजें सुनाई। लेकिन मुझे गर्व है कि 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को एक सपना दिया और उस सपने को साकार होता हुआ हम आज देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत की ग्रोथ इंजन का सबसे बड़ा सेंटर बने। और विशेष रूप से आज जम्मू मैदानी क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल हब बने। हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपनी संकल्पों में उधमपुर के अंदर एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की है, कठुआ के आसपास इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की है। हमने जम्मू के अंदर, जहां जम्मू के पर्यटन को, टूरिज्म को हमेशा ही पीछे फेंका गया, तो मेरी सरकार बनते ही उसका फ्यूचर एजेंडा है कि जम्मू के अंदर एक पहलगाम, गुलमर्ग की तरह बड़ा टूरिस्ट सिटी हम बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं चुग साहब की जो संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से सामने रखा गया वो एक बेस लाइन है जिसको आप मान रहे हैं कि ये चीजें हैं जी
जिसको लेकर हम यहाँ पर सरकार बना रहे हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास हम पर है, लोगों का भरोसा हम पर है। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे विधायक चुन के जाएंगे, जो सरकार होगी, उसके सामने एजेंडा होगा ये जो 25 संकल्प और जो हमारा मैनिफेस्टो है, जिसे संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र पूरा करना है। आप देखिए, हम बातें नहीं, हमारी सरकार बातें नहीं, काम करती। आप देखिए, जम्मू के अंदर आज अगर एम्स मिला है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, वंदे भारत मिली है, IMM मिला है, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल विकास हुआ है, कहीं भी जम्मू के नागरिकों को धरना नहीं लगाना पड़ा। एक जमाना था कि जम्मू को कुछ मिलता था तो उसके लिए जम्मू के नागरिकों को धरना लगाना पड़ता था, लाठीचार्ज होता था, अरसू गैस की गोलियां होती थी, और कश्मीर में बैठे हुए हुक्मरान ये हुक्म जारी करते थे कि जम्मू की इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। आज जम्मू निर्णय करेगा सरकार लाने का, और ये वही जम्मू है जिसे पक्षपात के द्वारा पीछे फेंका जाता रहा। अब जम्मू पिछले 5 सालों में बिना लड़े जम्मू को सब कुछ मिला है, और ये क्रम जारी रहेगा, और जम्मू ही आने वाली सरकार का नेतृत्व करेगा। चुग साहब, ये भी जरा बताइएगा, हम जब जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं तो हमने राहुल गांधी को यहाँ पर देखा, प्रियंका वाड्रा गांधी को देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर देखा। कैंपेन के दौरान बड़े आरोप बीजेपी पर लगे कि बड़ी बातें तो बहुत होती है लेकिन काम बहुत कम होता है, और 10 साल का गिनाया गया। किस तरीके से उसको आप देखें, कितना ऐसा है कि इफेक्टिव हो सकता है? शायद आपका चैनल भी दिखाना तो सबको आपने, लेकिन कोई भी जम्मू कश्मीर का नागरिक इन दोनों भाई बहनों को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जानकारी तो है नहीं। वो लीडर नहीं है, रीडर हैं। और आगे तो वो जो बोलते थे वो 10 जनपद में टाइप होता था। आजकल जो वो जम्मू कश्मीर में बोल रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में गुपकार गैंग के लोग लिख के देते हैं। कांग्रेस के लोग, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, या कारा साहब हो, वो सभी वही बोल रहे हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब या गुपकार गठबंधन के नेता उनको लिख के देते। ये उनकी भाषा ही नहीं। आप सोचिए, 370 और 35 का समर्थन कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है कि SC, OBC, ST भाइयों का आरक्षण करेंगे, आरक्षण वापस करेंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा और झंडा और अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में जाके उनके कार्यालय में सरेंडर कर दिए। आप देखिए, गठबंधन नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी कांग्रेस कमेटी एक मत थी, लेकिन क्या मजबूरी थी कि अब्दुल्ला साहब के ड्राइंग रूम में गठबंधन होता है। गठबंधन पर कौन कहां से लड़ेगा ये राहुल गांधी को मालूम नहीं। वो कुल्फी खाने जाते हैं तो पत्रकार पूछते हैं, आप लाल चौक में कुल्फी खा रहे हैं, धन्यवाद करिए मोदी साहब का, लेकिन इतना तो बता दीजिए कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। उनके पास गणित नहीं है। अगर संख्या है तो कौन सी संख्या कहां लड़ेंगे वो नहीं है। यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की लिस्टें अब्दुल्ला परिवार तैयार कर रहा है। कौन कहां से लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कहां फ्रेंडली मैच होगा, निश्चित रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का एजेंडा और कांग्रेस पार्टी की लिस्ट और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो सरेंडर कर दिया। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस सरेंडर हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम जम्मू की एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं, सुबह से हम कंटिन्यूअसली डोगरा प्राइड, डोगरा लोगों की जो खिदमत है, जो शहादतें हैं, और जिस तरीके से स्टेट को बचाने के काम उन्होंने हमेशा किए, वो अपनी जगह पर। लेकिन जब हम स्टेट की बात करें, यूटी की बात करेंगे, तो ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन अक्रॉस द डिवीजन है, इसको बीजेपी कैसे बैलेंस करके ले? साहब, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं। आप पूछिए क्यों सहमत नहीं हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, जम्मू के महाराजा नहीं थे। महाराजा हरि सिंह का अपमान जम्मू कश्मीर का अपमान है। महाराजा हरि सिंह का अपमान भारत की संस्कृति का अपमान है। और यह पहली बार नहीं हुआ, यह पहली बार नहीं हुआ, और हर बार
कांग्रेस ने जब तमाशा देखा, मेरे को याद है जब विलय हुआ था, और विलय के लिए विलय हुआ था, लेकिन विलय पत्र के बाद भी अब्दुल्ला 1950 से लेकर और 1931 से लेकर आज तक ये कहते आ रहे हैं ये विलय सही नहीं है, और ये कहते आ रहे हैं कि इसके लिए स्पेशल स्टेटस है, इसलिए 370 चाहिए, इसलिए 35A चाहिए। और अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के गाने पर नेहरू साहब भी नाच रहे थे, और बाद में उसी शेख अब्दुल्ला को देशद्रोह के केस में अंदर किया। और ऐसी क्या बात थी कि जो रात सोया देशद्रोही, जिसके ऊपर आरोप लगे थे, फैसला होने वाला था, सुबह उठते ही उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये नरेटिव ही गलत चलाया जाता रहा है। और 50 के दशक में भी महाराजा, पूज्य महाराजा हरि सिंह जी का अपमान किया। ये अपमान अब सहेगा नहीं। और आप आज भी की दिनों में, ये चुनाव के दिनों में राहुल गांधी आकर यहां कहते हैं हमने महाराजा भगा दिया। अरे पांव धो धो कर पीने चाहिए महाराजा हरि सिंह जी के, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया। यहाँ की पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है। आप कहते हैं जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, कोई जम्मू कश्मीर की पग पग भूमि हमारी है, और महाराजा हरि सिंह पूरे जम्मू कश्मीर के महाराजा थे। लेकिन चुक साहब, मेरा सवाल तो वही रहा कि पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो एंटायर अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर की, बीजेपी पर कितना बड़ी जिम्मेदारी होगी 8 अक्टूबर के बाद? ऐसा है कि हमने तो सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर काम किया। हमने विश्वास पैदा किया। ये बायकाट की राजनीति करते थे। आप याद करिए 2002 का चुनाव, 2008 का चुनाव, 96 का चुनाव, 87 का चुनाव, धांधली होती थी। क्या था 87? कौन किसके कमरे के अंदर बैठकर मीटिंग हुई थी? फारूक अब्दुल्ला की मीटिंग का मतलब अब फारूक साहब को मुख्यमंत्री बनाना है, और बैलेट का पीछे फेंक कर अहंकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, और जम्मू कश्मीर को आग के शोलों पर फेंक दिया गया, और जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया गया। जनता भूल नहीं सकती 87, और 87 से ये बायकाट की पॉलिटिक्स हुई, और ये लोग 500, 1000, 2000 वोट लेकर MP, MLA, मंत्री बनते थे। आज जनता खुल के बाहर आई है, और विश्वास का वातावरण पैदा हुआ है। जनता ने हाथ में बैलेट लेकर ये गर्व फील किया है कि हम नेता चुन रहे हैं। और जो DDC चुनाव हो, BDC चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और जहां आज विधानसभा चुनाव के 2 चरण निकल चुके हैं, ये दोनों चरण बताते हैं कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास मंत्र पर मोहर लगाई है। अब बायकाट नहीं, भारी पोलिंग जम्मू कश्मीर का भाग्य तय। ये जो भारी पोलिंग हुई है, इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अपना एक व्यू है। वो कह रहे हैं कि ये जनाब सारी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, दिल्ली के खिलाफ है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। जम्मू आते आते हम इसको कैसे देखें? ये बात मेरे को याद है, मैंने घोषणा की थी, आपके चैनल ने भी बहुत दिखाया था कि उमर अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है, चाहे वो DDC इलेक्शन में गुपकार का गठबंधन हो, यहां गठबंधन बना है जो लोकसभा में बना था। मैंने उस समय भी कहा था ये एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। लोग मेरी बात को मानते थे, लेकिन बड़े बड़े नेता चुस्कियां लेते थे। मैंने तब भी कहा था कि उमर अब्दुल्ला जी चुनाव हारेंगे, बहन महबूबा चुनाव हारेगी। मैं आज भी आपकी स्टेज पे भविष्यवाणी करते जाता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी दोनों विधानसभा से चुनाव हार रहे हैं, और मुफ्ती खानदान भी चुनाव हारेगा, गांधी नेहरू परिवार भी चुनाव हारेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता इन 3 परिवारों से घृणा करती, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी लूट खसूट से, इनकी एक दूसरे को लड़ाने की सोच से, भय का वातावरण करने की सोच से जनता इनसे घृणा करती है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव जितनी पोलिंग हुई है, इन 3 परिवारों के खिलाफ हुई है। ये कहते हैं दिल्ली के खिलाफ है, तो मैं इनको पूछना चाहता हूं, उमर साहब, अगर अप्रैल में दिल्ली के खिलाफ पोलिंग था, डायरेक्ट दिल्ली का चुनाव था, आप कैसे हार गए? बहन महबूबा कैसे हार गई? अरे गांधी नेहरू परिवार तो खाता नहीं खोल पाया, और यही अक्टूबर 2024 में होने वाला है।
बड़ा इंपॉर्टेंट ये हम लगातार कैंपेन में देख रहे हैं, आप भी जब तकरीर कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार ये बात बताई कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है और इन 3 परिवारों का एक मेजर रोल है इसमें। फिर व्हाइट पेपर की भी बात हुई, लेकिन अभी तक एक कंप्रहेंसिव प्लान क्या है बीजेपी के पास? अगर आप सरकार में आए तो क्या हम एक देखें कि इंक्वायरी होगी, कुछ चीजें सामने आएगी, लोगों को पता लगेगा कि ये जो हजारों करोड़ रुपए क्या घोटाले घपले हो रहे हैं वाकई दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक मेरे मन में है और मैं अपनी पार्टी से कहूंगा उसको इंप्लीमेंट करना है। सिविलियन किलिंग्स पर व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। किन लोगों ने मुख्यमंत्री रहते आम नागरिकों को गोली मारी, सिविलियन किलिंग्स के ऊपर किन लोगों ने सबसे ज्यादा हत्याएं की, इस पर व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। और मैं आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपके चैनल पे, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहूंगा कि आइए 2 विषयों पर खुली बहस के लिए मैं तैयार हूं। किसके जमाने में नागरिकों को जानबूझकर मारा गया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए हत्याओं का खेल खेला गया। और दूसरा विषय, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का जो जबरन पलायन हुआ, जब 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जबरन निकाला गया। 1,60,000 भारत की आजादी के बाद, आजादी के दशकों बीतने के बाद देश के नागरिक देश से पलायन कर गए क्योंकि मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे। तो जब नारे लिखे गए, क्या हम ये माने कि एक स्टेट मिशनरी को यूज किया गया, स्टेट प्लांट को यूज किया गया कि ये दोनों चीज किया गया, एक अनआइडेंटिफाइड खौफ पैदा किया गया कि ये पता नहीं है कि गोली किसने चलाई? अनआइडेंटिफाइड होप नहीं, आइडेंटिफाइड हो, आइडेंटिफाइड भय, आइडेंटिफाइड भय। आप याद करिए, शहर के अंदर नारे लिखे गए थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी पंडितानियों के साथ। घरों के बाहर पोस्टर लगे थे, अपनी पत्नी रेखा और अपनी बेटी सुधा को छोड़ के यहां चले जाओ क्योंकि इनके पेट से हमने जिहादी पैदा करने। मुख्यमंत्री कौन था? क्या मुख्यमंत्री सोए थे, पुलिस सोई थी, इंटेलिजेंस सिस्टम सोया था? फारूक अब्दुल्ला साहब, आप रक्षक से भक्षक बन गए, आंखों पर पट्टी बांध ली। आपको लगता था कि आपका जो आपके पिताजी का ऑटोनॉमी का सपना है, आजादी का सपना है, वो पूरा हो रहा है। वो कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि ये भूमि हमारी भूमि है, पग पग भूमि हमारी है। कोई अब्दुल्ला तय नहीं कर सकता, कोई अब्दुल्ला तय नहीं कर सकता, कोई मुफ्ती तय नहीं कर सकता, कोई रशीद तय नहीं कर सकता, कोई कन्हैया कुमार तय नहीं कर सकता। ये भूमि हमारी है, ये पग पग भूमि हमारी है। कुछ नाम आपने लिए तो इसलिए ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर और बाहर देश में भी ये ट्रांसमिशन इस वक्त देख रहे हैं लोग। सॉफ्ट टेररिज्म का एक नया नाम आ गया। ये जी सॉफ्ट टेररिज्म है और ये लोग कौन है? जो पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो किसी न किसी तरीके से बातें वैसी कर रहे हैं जो आज तक या तो यासीन मलिक करते थे या मीरवाइज उमर करते थे। मैं भाई साहब माफी चाहता हूं, आज पता नहीं मैं आपसे सहमत नहीं हूं। टेररिज्म है, नो सॉफ्ट नो हार्ड। आतंकवाद और उसका समूल नाश करके रहेंगे। अभी तो 20 फुट जमीन में गाड़ा है, 50 फुट जमीन में गाड़ेंगे, दोबारा उठने नहीं देंगे। तो आतंकवाद, लेकिन ये जो मानसिक आतंकवाद जो अब्दुल्ला ने नैरेटिव के रूप में खड़ा किया है, आप पूछिए क्यों नहीं फारूक अब्दुल्ला आके खड़े होकर कहते कि जम्मू कश्मीर का विलय जो महाराजा हरि सिंह जी ने किया था वो बिल्कुल सही था और उसी तरह है जैसे जोधपुर का हुआ, जैसे पेप्सू का हुआ, जैसे जूनागढ़ का हुआ। क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? वो क्यों नहीं कहते कि पीओजे के अंदर भी पड़ी हुई एक इंच भूमि, पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है? क्यों नहीं? वो हमें क्यों डराते हैं? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, क्यों रोज बयान देते हैं पाकिस्तान से बात करो? क्या पाकिस्तान के पास बम है तो हमारे पास पटाखे हैं क्या? अगर पाकिस्तान हमें पाकिस्तान के नाम पर आप डराना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान के पीओ हैं भारत में कि राजदूत हैं भारत में? मेरे को तो हैरानगी होती है तो फारूक अब्दुल्ला साहब पे। अरे वोटों की खातिर आपकी 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर को आग के शोलों पर फेंक दिया, देश को रॉन्ग नैरेटिव दे दिया। तो आप वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बनाया। राइट चुक साहब, बिल्कुल मैं मान रहा हूं ये, लेकिन सवाल यह कि अगर यही बात कोई आम नागरिक कहता है तो मिशनरी हरकत में आती है, उसके खिलाफ पर्चे लगते हैं और उसे जेल जाना पड़ता है। भैया इसका कोई अब रूम नहीं है। लेकिन जब ये बातें महबूबा मुफ्ती कहें, उमर अब्दुल्ला कहे, फारूक अब्दुल्ला कहे, उसको आप सुन लेते हैं, आराम से जवाब देते हैं, लेकिन वो कार्रवाई जो होनी चाहिए थी
एक दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें, वो अभी तक कहीं नहीं दी। मैं दुख होता है, मेरे मन को सचमुच कष्ट होता है और बहुत कष्ट हुआ जब 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री सदन के अंदर 370 और 35 से तोड़ने का प्रस्ताव लेकर आए। देश की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का सदन का नेता खड़े होकर पूछता है, गृह मंत्री से प्रश्न पूछता है, इट इज ऑन द रिकॉर्ड, आप निकाल के देखिए, क्या पीओजे के भारत की भूमि है? एक मुख्यमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री रहा जो देश की सदन का सदस्य था, अखिलेश यादव, वो प्रश्न पूछता है क्या पीओजे के भारत की भूमि है? क्या कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? मुझे शर्म आती है। ये नैरेटिव नेहरू और अब शेख अब्दुल्ला ने भारत में दिया कि यहां के पॉलिटिशियन भी उसी नैरेटिव में बह गए। जम्मू कश्मीर उसी तरह भारत का अंग है जिस तरह कन्याकुमारी है, जिस तरह पंजाब है, जिस तरह यूपी है, जिस तरह मध्य प्रदेश है। आपने 370 और 35 की जंजीरों में ब्लैकमेल करके बांधा था प्रधानमंत्री मोदी ने। मेरे को याद है फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे, मोदी 5 बार भी पैदा हो 370 और 35 से तोड़ नहीं सकता। मैं उनके मुंह में घी शक्कर देता हूं, भगवान करे मोदी साहब 5 बार पैदा हों और भारत की सेवा करें और 5 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पहले ही जन्म में, पहले ही झटके में 370 और 35 से तोड़ दी और आज वो इतिहास का विषय। ठीक है चुक साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नया कश्मीर, जिसको लेकर एक नया नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर साहब ने सामने रखा, गृह मंत्री साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रखा और उसके बाद जनसभा में भी कहा गया कि हमारे नए कश्मीर में क्या चीजें हैं। लेकिन उमर साहब, महबूबा जी, फारूक साहब और कश्मीर में इस तरीके के नारे लगवाए जा रहे हैं, हमें नया कश्मीर मंजूर है। जब मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूं तो नए कश्मीर की विजिबिलिटी, नए कश्मीर की एक्सेप्टेंस साफ नजर आ रही है। ऐसा क्यों? क्या अभी भी कहीं चीजें हैं जो सेट नहीं हो पाई हैं? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर को अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ने का मौका नहीं है। प्रधानमंत्री ने उस लक्ष्य की ओर बढ़ा दिया है। आप बताइए, अब पत्थरबाज कहां गए हैं? पत्थरबाज कहां चले गए? जो नारे लगाते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अरे ये मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार। आर हो या पार, हमें सरकार चलानी आती है, आतंकवाद को चलना आता है। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले, जिनके हाथ में हथियार हैं, जिनके हाथ में हथियार है, जो पाकिस्तान से आए हैं और जो देश के नागरिकों को मारना चाहते हैं, उनकी जगह या जेल में है या कब्र में है। जितने भेजोगे उतनी कब्र खोदेंगे और उनको कब्र में लटाएंगे। ये हमारा संकल्प है, संकल्प। ये जो नया कश्मीर और पुराने कश्मीर का अभी भी ऐसे आपने बुलाया तो मेरे को जम्मू के झंडे पे है। जम्मू कश्मीर तो जम्मू का भी तो हिस्सा ही है। बिल्कुल, लेकिन ये पहला मौका है क्योंकि आपका 5 बजे वाला डन भी है ना, तो 2-3 घंटे के लिए आपको चाहिए था बिठाना। लेकिन मेरा ये कहना है, ये पहला मौका आया है और ये मौके की शुरुआत 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 और 35 से तोड़ के दी थी। उसके बाद जम्मू को जो चाहिए वो जम्मू को बिना आंदोलन के मिला है और अब जम्मू तय करेगा जम्मू कश्मीर का भविष्य। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जम्मू की नागरिकों को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? क्या चुनाव आयोग की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जम्मू का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? और ये क्या यहां नोटिफिकेशन है कि अब्दुल्ला मां के पेट से पैदा हुआ, मुफ्ती मां के पेट से पैदा हुआ ही मुख्यमंत्री बन सकता है? गरीब का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? अब जम्मू तय करेगा कि जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा। 70 साल आपके हाथ में पकड़ा के रखा अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती साहब, आपने जम्मू कश्मीर को कहां फेंक दिया? आज आप बात करते हो उस देश की कि उससे ट्रेड चालू करो, उससे बातचीत चालू करो,
जम्मू कश्मीर की शांति के लिए हम पाकिस्तान से बात करें? मेरे को तो सोच आती है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदगी के 80 में बसंत में अभी भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे पूरे विश्व के अंदर मशहूर है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। आप मिडल ईस्ट से शुरू हो जाइए और यूरोप के आखिरी कोने तक चले जाइए और पूरा एशिया निकल जाइए, कहीं भी आतंकवाद की घटना होती है तो उसके पीछे पाकिस्तान निकलता है। और आप उस पाकिस्तान के राजदूत बन के यहां वोट मांग रहे। अरे ख्वाजा पाकिस्तान के मंत्री, रक्षा मंत्री, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, अब्दुल्ला और गांधी और पाकिस्तान, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर के मामले में एक ही पेज पर हैं। आसिफ, इसका मतलब आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो राग लपाते हैं, जो राग लगाते हैं पाकिस्तान का, चाइना का, इसके पीछे दाल में कुछ काला है कि पूरी की पूरी दाल काली है। क्या आप जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की पाकिस्तान की कठपुतली सरकार लाना चाहते हैं? ठीक है जी। और यही कठपुतली सरकार आई थी, याद करिएगा 89 की टेलीग्राम्स, लेटर्स यहां के गवर्नर, तब के गवर्नर जगमोहन जी ने लिख के भेजी थी तब के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी को कि आपके नेतृत्व की, आपके गठबंधन की, फारूक अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर को दहला रही है, जम्मू कश्मीर के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और उस षड्यंत्र के तार आर से नहीं और पार से भी हैं। और उसी षड्यंत्र के कारण आज जम्मू कश्मीर यहां तक पहुंचा। अब कैसे भूल सकते कि लाशें टंगी हुई थी गांव के बाहर, कश्मीरी पंडितों की लाशें कई कई दिन तक टंगी रही। मुख्यमंत्री कौन था? मैं पूछना चाहता हूं, आज जम्मू की बात हो रही है तो क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे आपने डोडा किश्तवाड़ जहां पूरी की पूरी बारात मार दी गई, लाशों का ढेर लगा दिया गया, बस में से बस खड़ी करके बस में से एक तरफ लोगों को निकालकर एक समुदाय के लोगों को गोली मार दी जाती थी। कौन था सरकार चला रहा था? ये 3 परिवार सरकार चला रहे थे। अरे पूरी की पूरी बारात दूल्हा दुल्हन सहित मार दी गई, भाई का कलेजा निकालकर भाई के मुंह में डाला गया, खून से सने हुए चावल मां को खिलाए गए। इतनी नरसंहार, इतनी हत्याएं, और फिर आप वोट मांगने आए हैं जम्मू में। ठीक है, ये रघुनाथ मंदिर का हमला हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल भूल सकते हैं क्या? क्या शहर के अंदर भय का वातावरण, बंद का कैलेंडर कौन जारी करता था? और उनको आज गोद में बिठाकर फारूक अब्दुल्ला साहब सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की जनता है, इन 3 परिवारों को जवाब देगी। एक लास्ट चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पुंछ राजौरी भी गए, डोडा किश्तवाड़ भी गए, जम्मू में भी आप तमाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए, लास्ट फेज के अब बिल्कुल हमारे सामने है। मूड कैसा दिखा आपको? एक्सपेक्टेशन बीजेपी की क्या? 2 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, एक आप और दूसरा जो क्वेश्चन देके आपने मेरे को बुलाया कि भविष्य का जम्मू क्या होगा। जी, आपने पहला क्वेश्चन आप रिपीट कर दीजिए, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन भविष्य का जम्मू, चले पहले भाजपा के मन में जम्मू का भविष्य बता दीजिए कैसा होगा, पहले इसी पे आते हैं। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम लाएंगे। व्यापार, इंडस्ट्री, कॉमर्स और फार्मिंग, इन सभी सेक्टर्स को ग्रोथ। हमने अपने एजेंडे में कहा है कि खेती के ऊपर यूज होने वाली बिजली को हम 50% छूट देंगे। हमारा संकल्प है कि जो किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा आता है वो 10,000 रुपया करेंगे, ताकि किसान समृद्ध हो सके, छोटा किसान आ सके, उसकी फसलों का दाम मिल सके। उस किसान की फसल को, उसकी प्रोडक्शन को इंडस्ट्री में कैसे लेके आना है, इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ताकि यहां रोजगार के नए अवसर पैदा हों। जम्मू कश्मीर की जमीन इंडस्ट्री के लिए उत्तर भारत का और भारत का ग्रोथ इंजन बन सके। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडस्ट्री लगे वो साथ ही एक रेल इंजन की तरह सर्विस सेक्टर को खड़ा करे। मैं जो पैदा करूं, मेरी इंडस्ट्री उसको ग्रो करे, और इंडस्ट्री के साथ सर्विस सेक्टर, यहाँ के नौजवानों
को काम दे और वो पूरे विश्व के अंदर जम्मू एज ए ब्रांड, जम्मू एज ए ब्रांड। आज भद्रवा का राजमा, जम्मू का चावल, जम्मू कश्मीर की ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। आज भी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट केसर किश्तवाड़ का है, लेकिन कभी नाम नहीं लिया जाता। आयुर्वेद की सबसे पवित्र दस्ती किश्तवाड़ यानी कष्टहर, कष्टहर शहर, कष्टहर की एक एक बूटी करोड़ों रुपए में है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। हमने संकल्प लिया है कि किश्तवाड़ में आयुर्वेद का सबसे बड़ा सेंटर बनाएंगे, जो जहां वहां की ओरिजिनल, वहां जो जड़ी बूटियां पैदा, ऑर्गेनिक जड़ी बूटियां पैदा हो रही हैं, उसको पूरे विश्व के अंदर पहुंचाएंगे ताकि यहां पैसा आ सके। यहां पर जम्मू के अंदर, मेरे को बताइए जम्मू में मेट्रो क्यों नहीं चलनी चाहिए? जम्मू का एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू के अंदर उस एयरपोर्ट की शुरुआत, जमीन, काम हमने शुरू कर दिया है। ये काम इसलिए नहीं रुकेगा कि हम चुनाव में हैं, जम्मू की तरक्की के लिए हमारी वचनबद्धता है। यहां मेट्रो रेल क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हम यहां से कश्मीर रेल पहुंचा सकते हैं, तो जम्मू से पुंछ रेल क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि जम्मू, पुंछ जो है जम्मू रीजन का हिस्सा है। जम्मू के अंदर पहल इसकी थन्ना मंडी की जगह पर बड़ा, और उसके लगभग 100 किलोमीटर के अंदर 100 पिकनिक स्पॉट क्यों नहीं बन सकते? मेरे को बताइए पटनी टॉप आगे क्यों नहीं जा सकता? डॉक्टर साहब एक आखिरी चीज, ये सारी इन चीजें सब बहुत चीजों को, खूबसूरत इन है। सब चीजों को ले जाने का काम, इन सब चीजों को पूरा करने का काम, यहां पर व्यापार बढ़े जी। उसके लिए हमारे पास मास्टर प्लान है, यहां के व्यापारियों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। यहां पर मैं कई बार सोचता हूं, जम्मू के अंदर आज तक सरकार की ओर से टाउन प्लानिंग का कोई बड़ी कॉलोनी नहीं आई। क्यों नहीं आई? जम्मू के नागरिकों को लेकिन ये जरूरत है। 10 साल का जो टेन्योर बीच में चला, इतना वक्त क्यों लगा बीजेपी को ये प्लान बनाने में? क्या नहीं, ग्राउंड आप रियलिटी यहां मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे के पुड़ाव हैं। हम यहां एम्स लेके आए, एम्स इसलिए लेके आए कि पूरे विश्व की मेडिकल टूरिज्म का हब जम्मू बने। हम IIT IMM इसके लिए लेके आए कि यहां पर पूरे विश्व के अंदर से, पूरे देश के अंदर से अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, आज 10 मेडिकल कॉलेज। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा, ये शुरुआत की। हम वंदे भारत 2 लेके आए, हम यहां से रेल उधमपुर तक लेके गए, हम यहां से रेल श्रीनगर तक लेके जा रहे हैं। ये हमने करके दिखाया है। मैंने आपको बोला है जो करना है। आज जम्मू का एयरपोर्ट निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा चार्टर्ड फ्लाइट जम्मू और कश्मीर के अंदर आज उतर रही। हम टूरिज्म को बढ़ाया है। आप देखिए आज भारत के अंदर अगर कोई टूरिज्म कैपिटल है तो वो जम्मू कश्मीर है, और इसे विश्व का टूरिज्म कैपिटल बनाना हमारा संकल्प है। वो हम करके दिखाएं। एक आखिरी चीज, अगर लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ जाना पड़े, क्या जम्मू में लाइक माइंडेड लोग हैं जिनको अगर लेना पड़े कहीं अपने साथ, उनकी आवाज को? जम्मू में तो राष्ट्रवादी लोग हैं भैया। अब लाइट माइंडेड तो मेरे को पता नहीं किसको कहते हैं। जम्मू के पग पग में आप हो, मैं हूं, यहां हो, ये वो जम्मू है जिसने POJK के लोगों को समेटा, कश्मीरी पंडितों को समेटा है, जिसने भारत से कोई भी विस्थापित होकर आया है तो इस मंदिरों की धरती ने अपनी छाती के साथ लगाया है, उसको अपना दूध भी पिलाया है। लेकिन कुछ खून पीना चाहते हैं। जम्मू किसी को खून नहीं पिलाएगा, दूध पिलाएगा, और जम्मू उसके लिए खून पीने वाले पार्टियों के साथ राब्ता खत्म। मेरा इतना कहना है, मैंने मक्की बोई है, मैंने मक्की बोई है, मैं मक्की काटने वाला हूं। 8 तारीख को मक्की कटेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता चुनाव में खड़े हुए हैं वो जीतेंगे, और पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी का सपना पूरा होगा। प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो सोच लेकर जम्मू कश्मीर के संयुक्त की सोच, आगे बढ़ने की सोच, जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट मानकर जो सोच उन्होंने रखी थी, वो सपना प्रेमनाथ डोगरा जी का पूरा होगा। और पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, टीकालाल टिपलू जैसे सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है कि कोई महबूबा कह सकती है, कोई महबूबा बहन कह सकती है कि वो हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तिरंगा हो। जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता है जम्मू कश्मीर की धरती से, तिरंगा कोई उतार नहीं सकता, जम्मू में उतार नहीं सकता। जम्मू में आप काफी ज्यादा एक्साइटेड है और जम्मू को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर रख रहे हैं। क्या कश्मीर में भी कमल खिल सकता है? अरे भैया हम तो दोनों जगह लड़ रहे हैं।
आपका झंडा जम्मू है तो मैंने जम्मू पर बोला, लेकिन क्यों नहीं जम्मू पर बोलना है? क्यों ही हर नेता को, अब्दुल्ला साहब को लगता होगा कि कश्मीर पर ही बोलना है, मुफ्ती बहन को भी लगता होगा कि भारत के खिलाफ बोलने से वोट मिलते हैं। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जिन्हें आप लाइट माइंडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, हार्ड माइंडेड, जिनके लिए अफजल गुरु नायक है, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो भारत के टुकड़े का सपना ले रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को पटाखे कराची व इस्लामाबाद में नहीं, जम्मू, कश्मीर, बेंगलोर, कन्याकुमारी में फटेंगे, इस्लामाबाद और पाकिस्तान में नहीं फटेंगे। चिंता मत करिए, आप चुनाव हार रहे हैं, आप दोनों सीटों से हारेंगे। जिन्होंने महाराजा हरि सिंह का अपमान किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती का अपमान किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती को जंजीरों से बांधा है, जिन्होंने बार बार खलनायकों को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है, जम्मू की जनता उसका जवाब देगी। और वो जवाब बैलेट से होगा और निश्चित रूप से बुलेट हारेगी, बैलेट जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण चुग साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थे आज। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैलेट और बुलेट की लड़ाई में हमेशा बैलेट ही जीतता है, और यही उम्मीद हमारी भी है, क्योंकि जो चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं और जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, इसने ये साफ कर दिया कि दहशतगर्दी, टेररिज्म और इस तरीके का कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं होगी आने वाले दिनों में। और अगर होगा तो वो सिर्फ अमन होगा और एक मजबूत हुकूमत 9 तारीख को देखने को मिल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अभी जहां जहां भी चुनाव है उनसे कहूंगा, निकलिए, भारी पोलिंग करिए। मत आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है, मतदान भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान मोदी जी ने लागू किया है 5 अगस्त 2019 को। अब ना 2 विधान हैं, ना 2 प्रधान हैं, ना 2 चिन्ह निशान हैं, एक ही संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो आपको ताकत देता है अपना नेता चुनने का। बाहर आइए, वोट करिए और नेता चुनिए। जम्मू कश्मीर को भारी मतदान चाहिए, बायकॉट करने वाले अलगाववादी नेताओं को हराइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज हमने आज के चुनावी अखाड़े के आखिरी दंगल में बहुत से मुद्दों पर चर्चा की, बहुत से सवालों के जो जवाब थे वो भी हमें मिले, चाहे वो 370 का हो, 35A का हो, या फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री को लेकर हो। और वहीं पर आखिरी जो हमारी कॉन्वर्जेशन थी वो थी जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर, कि आखिरकार जो जम्मू कश्मीर का युवा है वो चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या कुछ देख सकता है। बिल्कुल, तो सुबह से लेकर शाम तक चले इस तमाम बेहद ख़ास पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल सेशन में हमने कई आयामों को छूने का प्रयास करा। हर एक सेशन के साथ मंच की गरिमा तमाम दिग्गज क्षेत्रों के अलग अलग चेहरों ने बढ़ाई भी। और अब हमारा सेशन अपने अंतिम पड़ाव में आप पहुंचा है, जहां पर इस कार्यक्रम में आए हर एक मेहमान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 25 तारीख को होने जा रहे 1 तारीख को होने जा रहे आखिरी अंतिम मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें लोकतंत्र की भूमिका को मजबूत करते हुए सभी मतदाता अपने अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट की ताकत से लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में बस और हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया। साल आतंकवाद, अलगाववाद का गढ़ बनाकर रख दिया, टेररिज्म कैपिटल बनाकर रख दिया। प्रधानमंत्री ने उस टैग को उतारकर जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बनाया है।